नमस्कार। आज की बात के एक और अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्म प्रकाश। आज इस खास प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं जैव प्रौद्योगिकी के बारे में। अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। हर साल ये यूनिवर्सिटी विज्ञान के क्षेत्र में अपना अहम योगदान देने वाले दुनिया के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की एक सूची जारी करती है। हर साल ये सूची जारी की जाती है। इस साल 2025 में भी ये सूची जारी की गई है। 2025 की सूची में हिमाचल प्रदेश के भी कई वैज्ञानिक हैं जिनके नाम इस सूची में शामिल हैं। उसमें हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय और हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के भी बहुत से प्रोफेसर हैं, बहुत से प्राचार्य हैं, बहुत से प्राध्यापक हैं। इन्हीं में से एक आज हमारे साथ डॉक्टर रविकांत भाटिया जी मौजूद हैं, जिनसे आज हम जैव प्रौद्योगिकी के बारे में और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की इस लिस्ट के बारे में, इनके आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में, इनके शोध अनुसंधान के बारे में चर्चा करेंगे, बात करेंगे। डॉक्टर भाटिया, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। प्रोग्राम की हम शुरुआत करेंगे, चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो ये लिस्ट होती है, जो ये सूची होती है, ये कैसे जारी होती है, क्या इसके जो मापदंड है, क्या इसकी खासियतें हैं और इसका महत्व क्या है ऑल ओवर, अगर हम वैश्विक स्तर की बात करें, उस पर आधारित एक छोटी सी रिपोर्ट सबसे पहले आपको दिखाते हैं। और इस रिपोर्ट के बाद हम डॉक्टर भाटिया से बात करेंगे और चर्चा करेंगे कि जैव प्रौद्योगिकी को लेकर उनका अब तक के अनुसंधान, अब तक के शोध को लेकर क्या कुछ योगदान रहा है, क्या कुछ कार्य रहा है, उनके कार्यों के बारे में बात करेंगे। फिलहाल ये रिपोर्ट। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का एक देश है अमेरिका। अमेरिका के कैलिफोर्निया शहर में स्थित है दुनिया की जानी मानी लेलैंड स्टैनफोर्ड जूनियर यूनिवर्सिटी, यानी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। इसकी स्थापना साल 1885 में हुई थी और यह यूनिवर्सिटी हर साल विज्ञान के अलग अलग क्षेत्रों में विश्व के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की एक सूची जारी करती है। यह सूची एक प्रतिष्ठित रैंकिंग है जिसकी सार्वभौमिक मान्यता होती है। इस सूची को स्कोपस डेटाबेस का इस्तेमाल करके तैयार किया जाता है, जिसमें एल्सेवियर डेटाबेस की भी मदद ली जाती है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की विश्व के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की सूची वैज्ञानिक उत्कृष्टता और प्रभाव की एक मूल्यवान मान्यता है। निष्पक्ष माप आधारित दृष्टिकोण प्रस्तुत करके ये सूची ज्ञान के विकास में प्रभावशाली शोध के महत्व को भी उजागर करती है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की सूची को विभिन्न मापदंडों जैसे साइटेशन, एच इंडेक्स, सहलेखकत्व और एक समग्र स्कोर यानी सी स्कोर को मानकीकृत करके तैयार किया जाता है। ये रैंकिंग विभिन्न विषयों में पारदर्शिता प्रदान करती है, जिससे ऐसे कार्यों पर ध्यान जाता है जो अन्यथा विशिष्ट या फिर कम आंके जाते हैं। ये संस्थानों और सरकारों के लिए अपने शोध कार्यक्रमों के प्रभाव का आकलन करने हेतु एक संदर्भ बिंदु के रूप में भी काम करता है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और एल्सेवियर द्वारा जारी की गई विश्व के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की साल 2025 की सूची में हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के 5 संकाय सदस्यों को भी शामिल किया गया है। यह उनके शोध प्रयासों और विश्वविद्यालय के अनुसंधान व विकास में योगदान को दर्शाता है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के सहायक प्रोफेसर रविकांत भाटिया और वरिष्ठ प्रोफेसर रीना गुप्ता को भी इस साल इस सूची में शामिल किया गया है। इससे पहले साल 2024 की इसी सूची में हिमाचल विश्वविद्यालय के तत्कालीन प्रोफेसर और मौजूदा कुलपति प्रोफेसर महावीर सिंह को भी शामिल किया गया था, जिन्होंने अप्लाइड फिजिक्स और मटेरियल साइंस के क्षेत्र में काम किया है। ये सूची दुनिया भर के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों को एक मंच प्रदान करती है, जिसके जरिए इन वैज्ञानिकों द्वारा अपने अपने क्षेत्र में दिए गए योगदान को सार्वभौमिक पहचान प्रदान की जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। जाहिर तौर पर ये एक गर्व का क्षण है, गर्व की बात है पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए, पूरे हिमाचल प्रदेश के जो विश्वविद्यालय है, जो युवा हैं, जो जैव प्रौद्योगिकी की तरफ आना चाहते हैं, उनके लिए भी। डॉक्टर भाटिया, सबसे पहले तो ये जो सूची है जिसपे हिमाचल प्रदेश के तमाम आप जो वैज्ञानिक हैं, आपके नाम शामिल किए गए हैं, निजी तौर पर, पर्सनल लेवल पर आपके लिए ये उपलब्धि कितना मायने रखती है और हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के लिए बतौर संस्थान ये कितना अहम ये पड़ाव है, कितनी अहम ये उपलब्धि है? जी, अगर इस रैंकिंग की बात करें और मेरा नाम जो इस वर्ल्ड की टॉप 2%
लिस्ट में जो आया है, तो ऑब्वियसली ये मेरे लिए एक गर्व का विषय है, और हमारे पूरे विश्वविद्यालय परिवार के लिए भी एक हर्ष का विषय है कि एक इतने बड़े देश में से एक छोटा सा राज्य होते हुए और एक स्टेट यूनिवर्सिटी होते हुए हमारा काम जो है वो विश्व स्तर पर जो है सराहा जा रहा है। तो इसके साथ ही हमारा जो रिसर्च है ये सूची बताती है, दिखाती है कि उसकी वैलिडिटी जो है थ्रू आउट वर्ल्ड है। इसकी साइटेशन, हमारे काम की या शोध की साइटेशन जो हैं वो बताती हैं कि हमारा काम जो है वो विश्व स्तर पर जो है वो सराहा जाता है, और उसका जो है कहीं ना कहीं पर्यावरण या जैव प्रौद्योगिकी के लिए बहुत बहुत उसका रेलेवेंस है। अब ठीक है, थोड़ा सा स्टैनफोर्ड के बारे में बताइए। ये जो लिस्ट, ये जो सूची है, इसको कैसे तैयार किया जाता है, कहाँ से डेटा ऑर्गेनाइज किया जाता है, आप लोगों के जो शोध अनुसंधान जो पिछले काम हैं उनका कितना इसमें काउंट उन्हें किया जाता है, और आवेदन की प्रक्रिया क्या रहती है, उसके बाद थोड़ा सा ब्रीफ की ये प्रोसेस क्या रहता है, पूरी प्रक्रिया क्या रहती है। जी, इस विषय में मैं बताना चाहूँगा कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक वेबसाइट है जहाँ आपको रजिस्टर करना पड़ता है, और उसके लिए आपकी इंस्टीट्यूशनल ईमेल आईडी होना ज़रूरी है। वो इसलिए कि ऑथेंटिकेशन के लिए कि हाँ आप उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट से ही एफिलिएटेड हैं। उसके बाद जो है एक बार आपका उसमें रजिस्ट्रेशन हो जाता है, उसके बाद आपका उसमें कोई रोल नहीं रहता है। सारा का सारा आपका शोध का जो भी आपने शोध किया है वो सारा आपका एल्जेवियर, स्प्रिंजर या स्कोपस के डाटाबेस में आपका शोध जो है रजिस्टर होता रहता है। तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी उस शोध को जो है एल्जेवियर, स्प्रिंजर और स्कोपस के डाटाबेस से उठाती है, और उसी के बेसिस पे वर्ल्ड के जो टॉप 2% साइंटिस्ट हैं उनकी एक लिस्ट बनाती है कि इन साइंटिस्ट या वैज्ञानिकों का काम जो है वो अराउंड द ग्लोब जो है वो सराहा जा रहा है। और उसके बेसिस पे हर एक जितने भी शोध वैज्ञानिक होते हैं उनकी साइटेशन जो है वो इसमें काउंट की जाती हैं। तो अगर साइटेशन जैसे मेरी अभी प्रेजेंट में जो मेरी साइटेशन जो हैं वो 4,500 के आसपास हैं। तो इसका मतलब है कि मेरा काम जो है अराउंड द ग्लोब जो है 4,500 बार जो है वो सराहा गया है। तो इसका ये मतलब भी होता है कि आपका जो शोध है वो एक अच्छी क्वालिटी का है और विश्व स्तरीय है। काइंड ऑफ रैंकिंग इसे कह सकते हैं एक तरह से हम। जी, वो आपकी साइटेशन का मतलब होता है कि आपका जो काम आपने किया है उसको और विश्व में कितने वैज्ञानिक जो हैं जो उसका अनुसरण कर रहे हैं, उसका फॉलो कर रहे हैं, फॉलो अप कर रहे हैं। ठीक है। अब थोड़े से अपने शोध के बारे में बताइए। बहुत लंबा समय आपने काम किया है बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, बहुत सारे अनुसंधान किए होंगे, बहुत सारे शोध रिसर्च वर्क आपके होंगे। कुछ बेसिक मेजर आपके जो रिसर्च वर्क्स हैं, अनुसंधान हैं, शोध कार्य हैं, उसके बारे में थोड़ा सा दर्शकों को बताइए। जी, अगर मैं अपने शोध की बात करूं तो जब से मैंने पीएचडी ज्वाइन किया 2009 से, तो उसके बाद से मेरा शोध कार्य शुरुआत में इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर रहा, जिसमें हम लोगों ने कुछ ऐसे एंजाइम्स बनाए जिनसे जो फार्मा इंडस्ट्री है उसके लिए हम कोई इको फ्रेंडली प्रोसेस जो डेवलप कर सकते हैं। उसके बाद मैंने 2020 में एज ए पोस्ट डॉक ज्वाइन किया, और उस शोध में मैंने जो हिमाचल में एक आग का बहुत एक कारण रहता है, जो आपकी चीड़ की पत्तियां हैं, उनसे हर साल जो है लाखों टन जो है चीड़ की पत्तियां जलती हैं, और उससे आपकी बायोडाइवर्सिटी को लॉस होता है। तो उस शोध में मैंने चीड़ की पत्तियों से बायोइथेनॉल बनाया, जो आजकल बहुत ट्रेंड में है, और आपके पेट्रोल में उसकी ब्लेंडिंग भी होती है। तो वो एक मेरा शोध उस समय रहा, और उसके बाद मैंने विश्वविद्यालय में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन किया। तो उस के बाद मेरा ज़्यादा काम जो है वो एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर शिफ्ट कर दिया। तो उस क्षेत्र में अभी हाल फिलहाल में मैं कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा हूँ जिससे जो घरों का जो वेस्ट वाटर है उसको आप ट्रीट करके एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो वो एक अभी हमारी शोध उसमें चली हुई है, और जल्दी हम उसके लिए एक पेटेंट भी फाइल करने वाले हैं। ग्रेट। थोड़ा सा, क्योंकि हिमालय और हिमाचल प्रदेश का जितना भी क्षेत्र है, बहुत सारी चुनौतियां रहती हैं, प्राकृतिक चुनौतियां रहती हैं। अभी हाल ही में जो हालात आपने देखे हिमाचल में, उन पर ध्यान देना, उसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की तरफ भी झुकाव रखना, दोनों में संतुलन कैसे आप देखते हैं, दोनों में बैलेंस किस तरह से आप मैनेज करते हैं अभी के हालात की अगर बात करें? जी, आजकल अगर हम लोग पर्यावरण की बात करें, जो मेरा अभी
स्पेशलाइज एरिया बन चुका है शोध का, दैट्स एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी। तो अगर हम पर्यावरण की बात करें तो पर्यावरण सिर्फ एक किसी खास जगह या किसी खास देश या क्षेत्र से जुड़ा नहीं है, ये एक आज के संदर्भ में एक विश्व स्तरीय इशू है। अगर कोई भी काम जो है या कोई इंडस्ट्रियल एक्टिविटी होती है किसी एक रीजन में हो रही है तो उसका जो है पूरे ग्लोब पे फर्क पड़ता है। और हिमालयन रीजन जो है उस पारिस्थितिक परिवर्तन के लिए सबसे ज़्यादा जो है सेंसिटिव जोन एक तरह से बन चुका है। तो अभी हाल फिलहाल में जो भी आपने क्लाउड बर्स्ट के सीन्स देखे तो वो कहीं ना कहीं आपका एक पर्यावरणीय इशू है, ग्लोबल वार्मिंग जिसको आप बोल सकते हैं, या पर्यावरण से जुड़ा हुई एक विषय है। तो इस विषय में कि किस तरह से हम लोग बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके, क्योंकि जैव प्रौद्योगिकी को अगर हम लोग देखें तो ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड है जिसमें आपकी नेचुरल साइंस और इंजीनियरिंग साइंस का मिलाप है, जिससे हम लोग बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को, जिसमें आपके बैक्टीरिया है, वायरसेस हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनको मॉलिक्यूलर लेवल पे मॉडिफाई करते हैं सो दैट कि हम लोग उनसे कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स डेवलप कर सकें, कुछ प्रोसेस डेवलप कर सकें जो हमारे समाज के लिए, सोसाइटी के लिए बेहतर हों और लोगों को जो है एक बेहतर जीवन जो है प्रोवाइड करवा सकें और उनको अच्छी फैसिलिटीज़ जो हैं हम लोग प्रोवाइड करवा सकें इन जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से। ओके, अनुसंधान की अगर हम बात करें, रिसर्चर्स की बात करें, अपने आप में बहुत वास्ट फील्ड ही कहलाती है, बहुत व्यापक ये क्षेत्र है, क्योंकि रिसर्च की कोई सीमा तो है नहीं, आप खोज कितनी भी करते जाइए, आगे आगे नए नए पड़ाव आते रहते हैं। थोड़ा सा आपसे हम जानना चाहेंगे अनुसंधान की तरफ ही क्यों, क्योंकि एरिया ऑफ करियर तो बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत आज के दौर में तो बहुत ही ज़्यादा हैं। आपको क्यों लगा कि अनुसंधान की तरफ, शोध की तरफ ही आपको जाना चाहिए, और उसमें भी जैव प्रौद्योगिकी ऐसा एक क्षेत्र, ऐसा एक सेक्टर जिसमें आपको लगा कि आपकी रुचि और ज़्यादा बढ़ सकती है आने वाले वक्त में? और दूसरा ये कि आप भविष्य में जो युवा, जो छात्र छात्राएं इस दिशा में बढ़ना चाहते हैं, आना चाहते हैं, अपना करियर आजमाना चाहते हैं, शोध के क्षेत्र में आना चाहते हैं, उनको आपकी क्या राय, क्या सुझाव, क्या संदेश रहेगा? जी, अगर हम लोग इस क्षेत्र में शोध की अगर बात करें तो जब भी स्पेशली पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूं तो जब भी मैं समाज में जाता हूं तो बहुत सारी समस्याएं जो है मेरे सामने आती हैं। तो उसमें आपके एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, आपकी चिकित्सा से रिलेटेड है, आपकी पर्यावरण से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो हर साल जो है यहाँ पे लाखों टन जो है एग्रीकल्चर वेस्ट जो है वो निकलता है। तो जैव प्रौद्योगिकी एक ऐसा विषय है जिसमें अगर आप शोध करें तो उस एग्रीकल्चर वेस्ट से अब बहुत सारे, एक तरह से हम बोल सकते हैं कि अनगिनत तरह के जो हैं आप वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स जो बना सकते हैं। तो उसमें आपके बायो प्रोडक्ट्स हैं, बायो केमिकल्स हैं, और बायो इथेनॉल है, बायो एनर्जी है, और वेस्ट ट्रीटमेंट हैं, आपके प्रोबायोटिक्स आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, सिंगल सेल प्रोटीन्स आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इस तरह के अनगिनत ऐसे प्रोडक्ट हैं। और आज के अगर संदर्भ में हम लोग देखें तो कहीं ना कहीं पूरा विश्व जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहा है। तो बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसा विषय है जिसमें हम लोग अगर शोध करते हैं तो हम लोग एक सस्टेनेबल सॉल्यूशन जो है वो प्रोवाइड करवाते हैं इंडस्ट्रीज़ के लिए, चिकित्सा के लिए, और एग्रीकल्चर के लिए, और एनवायरनमेंट के लिए। और इस शोध के माध्यम से हम लोग इस तरह की नई नई तकनीकें, नई नई टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकते हैं जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली होती हैं और कहीं ना कहीं उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स होते हैं, रादर देन अगर आप दूसरी रिसर्च की बात करें जिसमें हम स्पेशली केमिकल्स के ऊपर फोकस रहते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपके पर्यावरण को हार्म करती हैं। बट अगर बायोटेक्नोलॉजी का अगर हम यूज़ करते हैं तो हम लोग इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स के लिए एक सस्टेनेबल सॉल्यूशन जो है वो प्रोवाइड करवा सकते हैं, जो ना कि हमारे पर्यावरण को सुरक्षित रखेगी वो तकनीकें, बल्कि हमारे आने वाले भविष्य के लिए भी वो बहुत एक तरह से सस्टेनेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगी। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं नए बच्चों को, शोधार्थियों को मोटिवेट भी करना चाहूँगा कि किस तरह से आप मेरा भी एग्जांपल ले सकते हैं कि किस तरह से शोध करके आप लोग जो हैं ना कि अपने देश के लिए और प्रदेश का नाम ऊंचा कर सकते हैं, बल्कि आप एक पूरे विश्व के लिए एक पर्यावरण
अनुकूल टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकते हैं। तो वो आपका जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से ही संभव हो सकता है। बिल्कुल, लेकिन आपका पर्सनल लेवल पे मैं जानना चाह रहा था कि पर्सनल पे इंटरेस्ट इस दिशा की तरफ, इस चीज़ की तरफ कैसे बढ़ा? शुरुआत कहाँ से हुई और क्यों आप अट्रैक्ट हुए कि हाँ, बायो टेक्नोलॉजी की तरफ मुझे जाना चाहिए और मुझे लगता है कि इस फील्ड में मैं कुछ ज़्यादा हट के कर सकता हूँ? वो इंटरेस्ट कहाँ से पैदा हुआ, जनरेट हुआ? जी, अगर मैं अपनी इस जैव प्रौद्योगिकी की जर्नी की बात करूं तो बचपन से ही थोड़ी सी क्यूरियोसिटी थी हाँ। कि कोई भी अगर समस्या है तो उसका समाधान, एक सस्टेनेबल सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करें। तो शुरुआती दौर में मैंने घुमारवीं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज है तो वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन किया। उसके बाद उत्तराखंड यूनिवर्सिटी से मैंने मास्टर्स किया। उसके बाद पीएचडी मैंने हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से किया। तो बीएससी के बाद बहुत सारे ऑप्शंस थी, बॉटनी, जोलॉजी, केमिस्ट्री, क्योंकि मेरा मेडिकल फील्ड का बैकग्राउंड था, बीएससी मेडिकल। सो मेरे पास 3 ऑप्शंस थी उस टाइम जो है कि मैं या तो एमएससी बॉटनी करूं, एमएससी जोलॉजी करूं या एमएससी केमिस्ट्री करूं। लेकिन ये बैक 2005 की बात है। तो उस समय जो है बायोटेक्नोलॉजी एक नया विषय जो है वो उभर के सामने आया था। हाँ। तो वही एक जिज्ञासा मन में थी कि एक नया विषय है तो इसमें हम लोग नया क्या कर सकते हैं। तो कुछ नया सीखने की ललक जो थी वो मुझे इस क्षेत्र में लेके आ गई। और उसके बाद जो है एक तरह से आप समझ सकते हैं कि एक लंबी जर्नी जो है स्टार्ट हो गई 2009 से, जब से मैंने पीएचडी ज्वाइन किया। और उस समय से लेके आज तक जो है मैं बायोटेक्नोलॉजी के अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहा हूँ, जिसमें शुरुआती दौर में मैंने जैसे पहले बताया कि इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी में किया, उसके बाद मैंने बायोफ्यूल टेक्नोलॉजी में किया, और अभी जो है एक बहुत ही आज के संदर्भ में बहुत ही ज़रूरी विषय जो है आपका एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी, उसके ऊपर जो है शोध कर रहा हूँ। ठीक है, अब एनवायरनमेंट की तरफ और टेक्नोलॉजी की तरफ, ये 2 ऐसे सेक्टर हैं जिसको लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट भी अलग अलग तरह की पॉलिसीज़ लाती रहती है और इसके बारे में शोध अनुसंधान को काफ़ी हद तक बढ़ावा देती रहती है। केंद्र सरकार का क्या आप रोल देखते हैं बायोटेक्नोलॉजी का जो पूरा सेक्टर है उसमें? क्या नए प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी चल रहे हैं? क्या प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो आपको लगता है कि इनिशिएट किए जाने चाहिए ओवरऑल, अगर हम भारतीय चाहे पर्यावरण की बात हो चाहे फिर अर्थव्यवस्था की बात हो, उसकी दिशा में क्या ऐसे कार्यक्रम हैं जो चलाए जाने चाहिए आपके हिसाब से? जी, इस संदर्भ में आपको बताना चाहूँगा कि भारत सरकार की अभी फ़िलहाल 2024 में ही एक वित्तीय घोषणा हुई है जिसमें अब बायो E3 पॉलिसी जो है उन्होंने लॉन्च की है। और उस बायो E3 पॉलिसी में 10,000 करोड़ का जो है वो इन्वेस्टमेंट जो है आने वाले समय में बायोटेक्नोलॉजी में होने वाला है। तो बायो E3 का मतलब है बायोटेक्नोलॉजी फॉर एम्प्लॉयमेंट, फॉर एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमी। तो ये 3 ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी आने वाले समय में एक बहुत ही मैं कह सकता हूँ कि एक अनुकरणीय उदाहरण जो है पेश करेगी समाज के सामने कि किस तरह से बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके और प्रयोग करके जो है हम लोग भारत की अर्थव्यवस्था को जो है बदल सकते हैं। इस विषय में अगर मैं बात करूं तो 2015 के आसपास जो है जो बायो इकोनॉमी थी वो लगभग जो है 115 US बिलियन डॉलर्स की थी, जो एक्सपेक्टेड है 2030 तक 300 बिलियन US डॉलर तक जाने की। और भारत सरकार की ये योजना जो है बायो E3 पॉलिसी जो है मुझे लगता है कि डेफिनेटली एक ऐसा रोल प्ले करेगी कि आने वाले समय में जो है भारत विश्व स्तर पर जो है एक बायोटेक्नोलॉजी हब बनने जा रहा है। इसमें कुछ चैलेंजेस आप देखते हैं, चाहे बायोटेक्नोलॉजिकल हब बनने की दिशा हो या फिर बायोटेक्नोलॉजी का पूरा जो सेक्टर है उसमें और ज़्यादा ग्रोथ की अगर हम बात करें और ज़्यादा विस्तार की बात करें और ज़्यादा शोध की बात करें, तो क्या आप ऐसी चुनौतियां देखते हैं, क्या आप ऐसे चैलेंजेस देखते हैं जिनको बॉयकॉट करना, जिनको पार पाना हमारे लिए ज़रूरी है आज के दौर में? जी, इस क्षेत्र में जैसे कि ये टेक्नोलॉजिकल बेस्ड एक विज्ञान है, तो बहुत सारी ऐसी तकनीकें हैं जो दूसरे देशों के पास हैं, वेल डेवलप्ड नेशन के पास हैं, और भारत जो है अभी उस क्षेत्र में अग्रसर है और आने वाले भविष्य में डेफिनेटली उन चीज़ों को और ऑब्स्टेकल्स को ओवरकम करके इन चीज़ों के ऊपर वर्क कर सकता है और ओवरकम भी कर लेगा। तो इसके अलावा भारत के पास अपॉर्चुनिटीज़ भी है
कि वो वेल डेवलप्ड नेशन के उनके साथ कोलैबोरेट करे। जैसे मैं अगर अपना उदाहरण लूँ तो मेरा कोलैबोरेशन जो है नॉर्वे के साथ है, डेनमार्क के साथ है, यूएस, यूके और साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया, विभिन्न देशों में मेरा कोलैबोरेशन वे अलग अलग वैज्ञानिकों के साथ है। तो कई बार ऐसी बहुत सारी, क्योंकि मैं एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क कर रहा हूँ और एनवायरमेंट जो है एक विश्व स्तरीय एक तरह से आपका विषय है जो आपका हर एक साइंटिस्ट को जो है कनेक्ट करता है। तो क्या दूसरे देशों में डेवलपमेंट हो रही है और क्या हमारा कंट्रीब्यूशन जो प्रेजेंट टाइम में है, किस तरह से हम लोग जो हैं कंट्रीब्यूशन करके या शोध करके जो है एक विश्व स्तरीय सॉल्यूशन जो है वो प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो उस दिशा में एक कोलैबोरेशन जो है नॉट विद इन इंडिया बट अब्रॉड और फॉरेन के साथ भी बहुत ज़रूरी है। तभी जो है अगर हम पूरे एक विश्व के परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग कोलैबोरेट करें सो दैट हम इस अर्थ के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट और एक सस्टेनेबल सॉल्यूशन जो है वो प्रोवाइड करवा सकें। ठीक है, अब थोड़ा सा आने वाले अगर आपके प्रोजेक्ट्स के बारे में, आपके लक्ष्य क्या कुछ रहने वाले हैं, क्योंकि अभी तो स्टैनफोर्ड की लिस्ट में आपका नाम आ गया है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आपके ऐसे हैं जो ऑलरेडी फॉलोअप जिनके हो रहे हैं वर्ल्ड लेवल पर। इन फ्यूचर बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आप क्या नया करने जा रहे हैं, क्या कुछ आपके प्रोजेक्ट्स हैं, क्या कुछ आपके शोध के जो अभी कार्य चल रहे हैं, उनके बारे में थोड़ा सा दर्शकों को बताइए। जी, इस विषय में मैं बताना चाहूँगा कि आने वाले समय में अभी आपका एक तरह से एक तो बायोफ्यूल सेक्टर जो है बहुत बूम कर रहा है, जिसमें आपका बायो इथेनॉल की ब्लेंडिंग है जो धीरे धीरे बढ़ रही है। अभी जो है 20% है, बट अगर हम लोग दूसरे देशों की अगर कंपेयर करें, जैसे आपका यूएस हो गया, ब्राज़ील हो गया, तो वो लोग जो हैं इवन 85% तक की ब्लेंडिंग वहाँ पे होती है। तो ऑब्वियसली वहाँ पे आपको टेक्नोलॉजी, आपके कंबशन इंजन्स हैं उनमें इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा और सिमिलरली आपके बायोफ्यूल को और हाईली प्योरीफाइड फॉर्म में आप बना सकें वो चीज़ अब करनी पड़ेगी। सिमिलरली आपका बायो हाइड्रोजन जो है अभी रिसेंटली ये आपका एक बहुत अपकमिंग एक तरह से एनर्जी सोर्स है। तो हम लोग बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके बायो हाइड्रोजन भी बना सकते हैं। जितने भी हमारे अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जिसमें आपका किचन वेस्ट है, आपका इंडस्ट्रियल वेस्ट है, आपका म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वेस्ट है, स्पेशली जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, उसको जो है हम लोग बायो हाइड्रोजन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सो एक तो मेरा ये शोध रहेगा और दूसरा है कि किस तरह से हम लोग कार्बन न्यूट्रल टेक्नोलॉजीज डेवलप करें। अभी क्या है कि जितने भी हम लोग फ्यूल्स यूज़ कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं आपकी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जनरेट होती है। वो आपका अल्टीमेटली ग्लोबल वार्मिंग कॉज करती है और जितने भी कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स हो रहे हैं अराउंड द ग्लोब जो हैं, जिसमें आपके क्लाउड बर्स्ट हैं, आपके ड्राउट्स हैं और आपके हैवी रेनफॉल्स हैं, फ्लड्स हैं, वो कहीं ना कहीं आपके कार्बन डाइऑक्साइड के रिलीज से जुड़े हुए हैं। तो एक मेरा शोध इस विषय में की तरफ भी है कि किस तरह से इस कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन जो है कम किया जाए विद द हेल्प ऑफ बायोफ्यूल्स। और दूसरा कुछ इस तरह के हमारे पर्यावरण में और सॉइल में इस तरह के माइक्रोब्स भी होते हैं जो आपके कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करते हैं। तो एक मेरा विषय ये भी है कि किस तरह से उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करके हम लोग एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करके उसको जो है वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स में या बायोकेमिकल्स में कन्वर्ट करें। तो ये ना कि आपके कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशंस को कम करेगा, बल्कि ग्लोबल वार्मिंग वाले जैसे इश्यूज़ हैं उनको भी टैकल करने में हेल्प होगा। बिल्कुल, बहुत बड़े बड़े इश्यूज़ हैं, ग्लोबल वार्मिंग का आपने जिक्र किया और इनसे निपटने के लिए, इनको टैकल करने के लिए वैसे ही बड़े स्तर पर प्रयास हो रहे हैं, लेकिन उस हद तक कामयाबी अब तक मिल नहीं पाई है जिस हद तक रिक्वायर्ड है, ज़रूरत है। चलते चलते आखिर में एक छोटा सा संदेश यंगस्टर्स के लिए, यूथ के लिए, उन छात्र छात्राओं के लिए जिनके लिए आप चाहते हैं कि इस दिशा में वो आगे आएँ, इस दिशा में आगे बढ़े और जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में शोध और अनुसंधान में अपना योगदान दें और बढ़ चढ़कर इसमें शामिल हों, उनके लिए छोटा सा मैसेज। जी, मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने जितने भी यंग रिसर्चर्स हैं उनको मैसेज देना चाहता हूं कि अगर आप में जिज्ञासा है और समाज के लिए, देश के लिए या पर्यावरण के लिए कुछ करने की ललक है तो ज़रूर इस विषय से जुड़िए, शोध करिए और कुछ ऐसे सस्टेनेबल सॉल्यूशंस अपनी सोसाइटी के लिए डेवलप करिए
कि आने वाला भविष्य जो है वो एक सस्टेनेबल फ्यूचर हो, जिसमें ना कि हम लोग अच्छे से रह सकें, बल्कि इस पृथ्वी पर रहने वाले हर प्राणी के लिए वो एक अच्छा सस्टेनेबल एनवायरनमेंट हम लोग क्रिएट कर सकें इस जैव प्रौद्योगिकी में शोध के द्वारा जो है। यही मेरा एक मैसेज रहेगा यूथ्स के लिए। बिल्कुल, ज़ाहिर तौर पर आने वाले वक्त में हम इन चुनौतियों से लड़ने में, इन चुनौतियों से निपटने में कामयाब ज़रूर होंगे, क्योंकि जिस तरह से प्रयास आप लोग कर रहे हैं और वो प्रयास सामने आ रहे हैं, सफल हो रहे हैं, उससे ज़ाहिर है कि वो दिन दूर नहीं जब इस तरह की वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए हमारे पास बेहतर विकल्प होंगे और बेहतर समाधान होंगे, जो फ़िलहाल आज के दौर में नहीं है। डॉक्टर भाटिया, आप इस कार्यक्रम में आए, अपने विचार हमारे साथ साझा किए, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की इस लिस्ट में जो आपका और जो हिमाचल विश्वविद्यालय के अन्य वैज्ञानिक हैं जिनका नाम शामिल हुआ है, उनको भी, आप सबको भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो उम्मीद है कि इस कार्यक्रम के जरिए जैव प्रौद्योगिकी के बारे में आपको काफ़ी कुछ जानने को, काफ़ी कुछ समझने को मिला होगा, और उम्मीद है कि आने वाले वक्त में इन वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने के लिए हमारा जो यूथ है, जो यंग रिसर्चर्स हैं, वो बढ़ चढ़कर आगे आएंगे। आज की बात के अभी के इस कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।